11 दिसंबर 1931 के दिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद कुचवाड़ा गांव में ओशो का जन्म होता है। ओशो का असली नाम था चंद्र मोहन जैन, लेकिन परिवार वाले उन्हें उनके निकनेम रजनीश से भी बुलाते थे। ओशो के पिता बाबूलाल जैन धर्म के मानने वाले थे और उनकी धर्म में बहुत आस्था थी। साथ ही वे कपड़े का व्यापार भी किया करते थे। वहीं ओशो की माँ सरस्वती जैन एक हाउसवाइफ थी। ओशो की माँ सरस्वती जैन एक अमीर परिवार से आती थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ओशो के नाना नानी कुचवाड़ा क्षेत्र के एक बड़े जमींदार हुआ करते थे और उनके पास करीब 1400 एकड़ जमीन थी। जब ओशो की मां सरस्वती जैन की शादी हुई तब ओशो के नाना नानी अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए ओशो के पैदा होने पर नाना नानी ओशो को अपने साथ ले आते हैं, जहां ओशो 7 साल की उम्र तक रहते हैं। लेकिन जब ओशो के नाना की मौत हुई तब ओशो की नानी ने कहा कि उन्हें वापस अपने पिता के घर शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए ओशो कतई राजी नहीं होते। ओशो अपने पिता की जॉइंट फैमिली को बहुत पसंद नहीं करते थे, जहाँ आए दिन कुछ न कुछ खटपट चलती रहती थी। इसलिए बीच का रास्ता निकालने के लिए ओशो की नानी गदरवारा एरिया में शिफ्ट हो जाती हैं, जहां ओशो के माता पिता रहते थे। लेकिन वे ओशो के पिता के घर पर नहीं रुकती, बल्कि उन्होंने अलग से एक 6 कमरों का एक बंगला खरीद लिया, जिसमें सिर्फ वो और ओशो रहा करते थे। इस बंगले में एक कमरा नानी का था और बाकी 5 कमरे ओशो के थे। रजनीश रात में नानी के पास रहते और दिन में स्कूल चले जाते और कभी कभी अपने माता पिता के पास चले जाया करते थे। ओशो की फैमिली 20वीं सेंचुरी के हिसाब से थोड़ी ज्यादा ओपन माइंडेड थी। जहाँ ओशो के पिता काफी स्पिरिचुअल थे, वहीं ओशो के दादा एक नास्तिक आदमी थे। ओशो के दादा को मौत का डर नहीं था, इसलिए वे भगवान को भी नहीं पूजते थे। वहीं दूसरी तरफ ओशो के पिता उनसे बिल्कुल उलट थे। वे डेली मंदिर जाते, फास्ट रखते, शास्त्र पढ़ते और मेडिटेशन किया करते थे। इसी फैमिली डाइवर्सिटी का असर आगे चलकर ओशो के दिमाग पर पड़ता है। ओशो को बाकी इंडियन परिवारों की तरह बहुत रोका टोका नहीं गया। ओशो को शुरुआत से ही एक आजाद जिंदगी मिली। घर में मिल रही इस फ्रीडम के बीच ओशो ने 10-12 साल की उम्र होते होते अपने पिता द्वारा लाए गए सभी शास्त्र पढ़ डाले। ओशो न केवल इन शास्त्रों को पढ़ते बल्कि शास्त्रों में मौजूद अंधविश्वासों पर अपने पिता से सवाल भी किया करते थे। बचपन से ही ओशो का खेल कूद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे बस ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते थे। इसलिए काफी कम उम्र में ही ओशो ने कबीर, नानक, दादू, दरिया, रैदास, मलुकदास, मीरा, स्वामी रामतीर्थ और गांधी को पढ़ डाला। अगले 2-3 सालों में ओशो ने फिलोसोफर्स, थिंकर्स और साइकोलॉजिस्ट्स की लगभग सारी किताबें पढ़ डाली। अपने शुरुआती दिनों में ओशो एक कट्टर कम्युनिस्ट थे। वे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे कम्युनिस्ट थिंकर से काफी इन्फ्लुएंस थे। ओशो की शुरुआती जीवनी लिखने वाले वसंत जोशी अपनी किताब द अवेकन्ड वन में बताते हैं कि ओशो ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक लाइब्रेरी बनाई। उस लाइब्रेरी की किताबों में मोस्टली किताबें कम्युनिस्ट लिटरेचर की थी। ओशो आए दिन अपने दोस्तों के साथ कम्युनिज्म और रिलीजन पर डिबेट किया करते थे। ये लोग जहाँ इन डिबेट को ऑर्गेनाइज किया करते थे, उनकी दीवारों पर कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट धर्म एक अफीम है लिखा होता था। हालांकि बाद में ओशो कम्युनिज्म से एनार्किज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं। एनार्किज्म आइडियोलॉजी कहती है कि दुनिया में मौजूद सभी तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को उखाड़ फेंक देना चाहिए। कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। इंसानों को अपनी मूल हालत यानी उन्हें फ्रीली छोड़ देना चाहिए। किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। साल 1951 में ओशो ने जबलपुर शहर के हितकारिणी कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दी। इस वक्त ओशो की उम्र करीब 19 साल थी, लेकिन अपना कॉलेज शुरू करने से पहले ही ओशो दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, जिसका खामियाजा उन्हें कॉलेज टाइम में भुगतना पड़ता है। क्लासेज के टाइम ओशो अपने टीचर्स से बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस किया करते थे। एक टाइम पर टीचर ओशो से इतना परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से बोला कि या तो ओशो इस कॉलेज में रहेंगे या फिर मैं। ये तो झंझटों की बातें खड़ी करते, तुम यहाँ से छोड़ ही दो, दूसरे कॉलेज में चले जाओ। मैंने कहा मुझे कौन दूसरा कॉलेज भर्ती करेगा, गांव भर में मेरी बदनामी। इसके बाद प्रिंसिपल ओशो से कॉलेज छोड़ने की गुजारिश करते हैं और ओशो यहाँ से हितकारिणी कॉलेज छोड़ देते हैं और डीएन जैन कॉलेज में अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, जहाँ ओशो अपनी बची हुई ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ भी ओशो इतने डिसरप्टिव और आर्गुमेंटिव नेचर के थे कि उन्हें क्लास अटेंड करने से रोक दिया जाता है और उन्हें सिर्फ टेस्ट देने की परमिशन मिलती है। इसलिए ओशो के पास कॉलेज टाइम में इतना खाली समय था कि वे लोकल न्यूज़पेपर में असिस्टेंट एडिटर के रूप में काम करने लग जाते हैं। साथ ही साथ जैन धर्म के लोगों की तरफ से होने वाले सर्व धर्म सम्मेलन यानी कि मीटिंग ऑफ ऑल फेथ्स में भाग लेते हैं, जहां वे धर्म और समाज को लेकर डिबेट्स किया करते थे और लेक्चर दिया करते थे। भारत के जीवन में अगर कहीं कोई नमक है तो वो बुद्ध के कारण,
थोड़ा कुछ स्वाद है तो बुद्ध के कारण, नहीं तो भारत बिल्कुल बेस्वाद होता है। यहाँ थोड़ा टॉपिक से अलग एक बात बताना चाहता हूँ। ओशो अपने जीवन में इतने तार्किक बन सके क्योंकि उन्होंने इतनी किताबें पढ़ डाली जितनी सामान्य आदमी को पढ़ना मुश्किल है। इसलिए आज भी करोड़ों लोग उनके आलोचक होकर भी ओशो की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें अपने सब्जेक्ट पर पूरी तरह से कमांड थी। ऐसे ही शेयर मार्केट है, बहुत से लोग यहाँ बिना पूरी नॉलेज के ही ट्रेडिंग में आ जाते हैं और शेयर मार्केट में एंटर करते ही नुकसान उठाने लगते हैं। इसलिए यहाँ मैं आपको शेयर मार्केट के एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बोल्ट ट्रेड्स बाय लेमन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। बोल्ट ट्रेड्स पर आपको एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स द्वारा बनाई गई प्रूवन स्ट्रेटेजीज मिलती हैं, जहां आप ट्रांसपेरेंटली ये देख सकते हैं कि उस स्ट्रेटेजी का आज का रिटर्न कितना है, उसका विन रेट कितना है, यानी उसके कितने ट्रेड्स सही गए हैं और पिछले दिनों में उस स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। मतलब पहले प्रूफ और डेटा के साथ ये देख लें कि कौन से एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजी काम कर रही हैं, उसके बाद ही अपने लिए स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करें। इससे शेयर मार्केट में आपका रिस्क कम होता है एंड प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते हैं। जब आप किसी स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो बोल्ट ट्रेड्स का एआई कॉन्स्टेंटली पूरे मार्केट को मॉनिटर करता रहता है और जैसे ही मार्केट में एक परफेक्ट कंडीशन बनती है जहां प्रॉफिट हो सकता है, तुरंत ही आपको एक इंस्टेंट अलर्ट मिल जाता है। इस अलर्ट में आपको एक कंप्लीट रेडी ट्रेड प्लान मिलता है, जैसे कहां से एंट्री लेनी है, कहां तक टारगेट रखना है और कहां पर स्टॉप लॉस लगा देना है ताकि रिस्क लिमिटेड रहे। आप चाहें तो एक साथ मल्टीपल स्ट्रेटजीज भी चूज कर सकते हैं जिससे आपका रिस्क अलग अलग ट्रेड्स में बढ़ जाता है। मतलब बोल्ट ट्रेड्स का तरीका एकदम सिंपल है, स्ट्रेटजी सेलेक्ट करो, सिग्नल का वेट करो और प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। इससे नुकसान की पॉसिबिलिटी कम होती है एंड प्रॉफिट के चांसेस बेटर होते हैं। अगर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं या बिगिनर लेवल से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो बोल्ट ट्रेड्स बाय लेमन ऐप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। इसी बीच 21 मार्च 1953 का दिन आता है। ओशो बताते हैं कि इस दिन वे जबलपुर में मौजूद भंवरताल गार्डन में मौलसरी के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी वहां पर उन्हें एक अलग सा अनुभव होता है। ओशो कहते हैं कि उस दिन पहली बार मैंने अपने शरीर को बाहर से देखा और उस दिन से मेरे शरीर का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया और मेरे लिए मौत भी खत्म हो गई क्योंकि उस दिन मैंने अनुभव किया कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे लिए मेरी जिंदगी का ये सबसे जरूरी पल था। ओशो अपने इस एक्सपीरियंस को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बताते हैं जिसे बाद में ओशो ने एनलाइटनमेंट कहा। इस वक्त ओशो की उम्र मात्र 21 साल थी। ओशो का यही पल आगे चलकर उनके द्वारा शुरू किए गए एनलाइटनमेंट मूवमेंट का एक बड़ा हिस्सा बनता है। हालांकि कुछ लोग ओशो की इस एनलाइटनमेंट स्टोरी को मनगढ़ंत मानते हैं। इसके 2 साल बाद यानी 1953 में ओशो ने डीएन जैन कॉलेज से फिलोसफी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरी कर ली। इसके बाद उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी में फिलोसफी में मास्टर्स किया। अपनी मास्टर पूरी करते ही ओशो रायपुर संस्कृत कॉलेज में टीचिंग पोजीशन पर लग जाते हैं, लेकिन ओशो को जल्द ही कॉलेज में वाइस चांसलर ये कहकर ट्रांसफर कर देते हैं कि वो मोरालिटी, कैरेक्टर और रिलीजन पर बच्चों को गलत लेसन सिखा रहे हैं। इसके बाद 1958 में ओशो जबलपुर यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर लेते हैं और 1960 में प्रमोट होकर एक फुल टाइम प्रोफेसर बन जाते हैं। फुल टाइम प्रोफेसर बनते ही ओशो जगह जगह घूमकर धर्म सम्मेलनों में, कॉलेज डिबेट्स में अपने लेक्चर देने लग जाते हैं। यही वो समय था जब ओशो को चंद्र मोहन की जगह आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाने लगता है। आचार्य रजनीश ने समाज की स्टैब्लिश वैल्यूज पर कड़ी चोट शुरू कर दी। खासकर सोशलिज्म, गांधी और रिलीजन को ओशो ने खुलेआम क्रिटिसाइज किया। धर्म पर इतना खुला बोलने के कारण ओशो जबलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में खासा पॉपुलर हो जाते हैं। भारत के जीवन में अगर कहीं कोई नमक है तो वो बुद्ध के कारण, थोड़ा कुछ स्वाद है तो बुद्ध के कारण, नहीं तो भारत बिल्कुल बेस्वाद होता। क्यों बुद्ध को नहीं सुना जा सका? कई कारण है। पहला कारण तो भारत के पंडित, पुरोहित, उनका जाल पुराना, कोई 10,000 साल पुराना। अगस्त 1958 में श्री परमानंद कपाड़िया भारतीय विद्या भवन बॉम्बे में होने वाले एक बड़े धार्मिक प्रोग्राम में ओशो को लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं, जहां पर हजारों सुनने वालों की भीड़ मौजूद थी। यहाँ ओशो को लव यानी प्यार पर अपनी बात कहनी थी, लेकिन ओशो ने यहाँ पर लव पर लेक्चर देने के बजाय सेक्स पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय आत्मा, सेक्स को समझो, सेक्स को दबाओ मत, निंदा करो मत, क्योंकि जितना तुम दबाओगे उतना ही वो और मजबूत हो जाएगा। ओशो ने कहा कि सुपर कॉन्शियसनेस यानी निर्वाण यानी कि मोक्ष तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, सेक्स और मेडिटेशन। इन्हीं के जरिए आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जो प्योर और जॉय से भरी होगी, जहां टाइम रुक जाएगा और आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। आप पूरी दुनिया के साथ मिल जाओगे। ओशो ने कहा कि सेक्स और ऑर्गेजम के मूवमेंट में ही ऑर्डिनरी लोग, सामान्य लोग इस एब्सोल्यूट ब्लिस को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब ये लेक्चर देकर ओशो नीचे उतरते हैं तब तक उनको इनवाइट करने वाले सारे ऑर्गेनाइजर्स वहां से जा चुके थे। सब पुरुष अपनी पत्नियों से ऊब जाते, कोई कहता है कोई नहीं कहता, कोई झेल लेता है कोई नहीं झेल पाता।
ओशो का ये लेक्चर उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा क्रांतिकारी था। यहीं से ओशो की बातों को छोड़कर उन्हें सिर्फ सेक्स गुरु कहा जाने लगा। ओशो के इन्हीं लेक्चर्स को एक बुक में इकट्ठा किया गया जिसका नाम था फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, जिसका हिंदी टाइटल था संभोग से समाधि तक। ओशो की इस बुक पर हिंदू धर्म गुरुओं ने काफी नाराजगी जताई, खासकर उन्हें बुक के नाम से बड़ी दिक्कत थी। कई लोगों ने ओशो को धमकी दी कि वे इस बुक का नाम बदल दें, नहीं तो वे उन्हें मार देंगे, पर ओशो ने इस किताब का नाम नहीं बदला और आज भी ये किताब सेम उसी नाम से बिक रही है। ओशो के इस किताब और उनके रेवोल्यूशनरी थॉट्स के चलते इंडिया के अपर मिडिल क्लास में ओशो की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन तब भी ओशो की टीचिंग सिर्फ एक लिमिटेड इंटेलेक्चुअल क्लास में ही अपनी पकड़ बना पाई। इसी बीच 1969 में ओशो को सेकंड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। यहाँ भी ओशो हिंदू लीडर्स की चिंता किए बगैर रिलीजन के कॉन्सेप्ट को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ओशो ने महिलाओं और शूद्रों के साथ ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले गलत व्यवहार की भी कड़ी आलोचना की। साथ ही ब्राह्मणों पर एलिगेशंस लगाए कि उनमें सिर्फ लालच भरा रहता है। ओशो के इन थॉट्स को सुनकर पुरी के शंकराचार्य भी गुस्सा हो जाते हैं। मैं तो कहूंगा एक शूद्र को किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, अगर सारे ब्राह्मण पैर पड़े तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में क्यों जाना जिस मंदिर ने तुम्हें तोड़ा और नष्ट किया और बर्बाद किया और शोषण किया। हालांकि ये वही दौर था जब अमेरिका में हिप्पी कल्चर बढ़ रहा था। हिप्पी कल्चर अमेरिका में लेट 60s और 70s में ही आया था। इसमें लोग सोसाइटल नॉर्म्स को न मानकर आजादी को चुनते थे और खाना बदोश जैसी लाइफ को जीते थे। हिप्पियों ने भी सेक्सुअल नॉर्म्स को तोड़ा और ड्रग्स मारिजुआना के कंज्यूम को नॉर्मलाइज किया ताकि जीवन में उन्हें शांति मिल सके। जब कैसेट के रूप में ओशो के थॉट्स इन लोगों तक पहुंचते हैं तो इन्हें ओशो के थॉट्स में अपनी लाइफ की काफी सिमिलैरिटी दिखाई देती है। एक तरह से ओशो के थॉट्स से इन हिप्पियों को एक वैलिडेशन मिल रहा था जो उन्हें अमेरिका में नहीं मिल रहा था। इसलिए बड़ी संख्या में हिप्पी फॉलोअर्स ओशो के फॉलोअर्स बनने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे ओशो के फॉलोअर्स बढ़ने लगे वैसे वैसे उन्हें अच्छी खासी डोनेशन मिलने लग जाती है। इसलिए जून 1970 में ओशो ने जबलपुर छोड़ दिया और बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। ओशो के बॉम्बे शिफ्ट होने के पीछे एक कारण ये भी था कि उनके मोस्टली फॉलोअर्स बॉम्बे से थे और इंडिया में उस टाइम पर मोस्टली एलीट क्लास और इंटेलिजेंट लोग बॉम्बे में ही मिल सकते थे जो ओशो की थॉट्स को पचाने की कैपेबिलिटी रखते थे। इसलिए 1 जुलाई 1970 को ओशो विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। And some of his lovers then in Bombay decided to call him Bhagwan. बॉम्बे में ओशो के साथ उनकी पहली शिष्या योग लक्ष्मी भी आई थी जो उनकी पहली पर्सनल सेक्रेटरी भी बनी थी। लक्ष्मी ओशो की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी क्योंकि लक्ष्मी के पास खूब पैसा था और बड़ा इन्फ्लुएंस था। उनके फादर भी फ्रीडम स्ट्रगल के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइनेंशियली सपोर्ट किया करते थे, जिसकी वजह से उस टाइम पर लक्ष्मी की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल तक पहुंच थी। लक्ष्मी की लाइफ पर बुक लिखने वाले पोइट और राइटर राशिद मैक्सवेल बताते हैं कि लक्ष्मी इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि इंदिरा गांधी ने लक्ष्मी से मदद मांगी थी ताकि वे अपने बेटे राजीव गांधी को राजनीति में लाने के लिए मना सकें। लेकिन आने वाले सालों में जब इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई से चुनाव हार जाती हैं तब ओशो के लिए लक्ष्मी बहुत काम की नहीं रह जाती हैं। लेकिन वो लक्ष्मी ही थी जिनकी बदौलत ओशो मुंबई की सबसे पॉश प्रॉपर्टी में अपना आश्रम खोल सके। Sannyas is a love affair between guru and disciple. अब दुनिया भर से ओशो के भक्त उनसे मिलने के लिए मुंबई आश्रम आने लगे, जहां ओशो कई मेडिटेशन सेशंस भी रन किया करते थे। इन सेशंस में गाना बजाना और नाच गाना भी होता था। 26 सितंबर 1970 को ओशो फाइनली अपने इस मूवमेंट को नियो सन्यासी मूवमेंट का नाम देते हैं। इस मूवमेंट में ओशो के फॉलोअर्स को नियो सन्यासी कहकर बुलाया जाता था। इसमें शामिल होने के लिए हर फॉलोअर को पहले अपनी नॉर्मल लाइफ से संन्यास लेना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें सैफरन रंग के कपड़े भी पहनने पड़ते थे और गले में ओशो की तस्वीर की एक माला लगानी पड़ती थी। साथ ही पुराने नामों को छोड़कर नए नामों को अपनाना पड़ता था। महिलाओं को अपने नए नाम के आगे मां लगाना पड़ता था और पुरुषों को स्वामी। इसमें फॉलोअर्स या तो अपना नाम खुद चुन सकते थे या ओशो चुनते थे। यहाँ नए नाम देने का मतलब था कि अब आप पूरी तरह से खुद को ओशो को समर्पित कर चुके हैं। मुंबई में 1 साल बिताने के बाद ओशो अपना नाम आचार्य रजनीश की जगह भगवान श्री रजनीश कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो अपने नाम से श्री हटा लेते हैं और इस तरह अब उनके फॉलोअर्स उन्हें भगवान रजनीश कहकर बुलाने लगे। ओशो ने जैसे जैसे बॉम्बे में
टाइम बिताया वैसे वैसे उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। बॉम्बे एक बड़ा शहर था जहां बाकी शहरों के मुकाबले ज्यादा ट्रैफिक था। ऊपर से बॉम्बे की हवा समुद्र के नजदीक होने के कारण ज्यादा नमी से भरी रहती थी। ओशो जिन्हें ब्लड प्रेशर और अस्थमा की बीमारी थी, उन्हें बॉम्बे की नमी वाली हवा से अस्थमा का अटैक बढ़ने लग जाता है। दूसरा, बॉम्बे में मिलने वाला खाना वैसा नहीं था जैसा ओशो जबलपुर में खाया करते थे। अब ओशो को वैसी हवा में रहना था जहां हवा सूखी हो और ठंडी हो। इसलिए साल 1974 में ओशो पुणे के कोरेगांव पार्क शिफ्ट हो जाते हैं। इस पार्क में ओशो साल 1981 तक रहते हैं। आज भी ये प्रॉपर्टी ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जानी जाती है। ओशो को ये प्रॉपर्टी दिलाने में ओशो की शिष्या माँ योग मुक्ता ने हेल्प की, जिनका असली नाम था कैथरीन मिथिल्डा ग्रेगोस, जो ग्रीस की एक वेल्दी फैमिली से आती थी। उनकी शादी ग्रीस के सबसे प्रभावशाली नेता एलेफ्थेरियोस वेनेजिलोस, जिन्होंने मॉडर्न डे ग्रीस बनाया था, उनके पोते से हुई थी। इसे बताने का मेरा मतलब यह है कि आप ये जान सकें कि कितने हाई प्रोफाइल लोग ओशो के फॉलोअर्स बन चुके थे। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी ओशो के फॉलोअर्स बन चुके थे, जैसे उस समय के बॉलीवुड सुपरस्टार विनोद खन्ना। भगवान रजनीश के पास आप क्यों गए और आपने पूरा एक तरह से उस सेट को अपना लिया था? इसकी क्या वजह रही? आपने बहुत डिस्टर्ब फिल्म इंडस्ट्री में। ये तो ऐसा कहना है कि बुद्ध के पास लोग क्यों गए, गए क्योंकि हमें बिरले ही जाते, सब नहीं जा सकते बुद्ध के पास। हाँ, तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री से अकेला आदमी विनोद खन्ना था जो गया। ये तो कहावत है कि जब आप तैयार हैं तो गुरु बुला लेता है आपको। फिर छोड़ के क्यों आ गए? छोड़ा नहीं है मैंने, मैं अब भी हूँ। मैंने अब तक अपना मेरे गुरु जी मेरे साथ रहते हैं, थोड़ा कभी लॉकेट अभी भी है। इन अमीर फॉलोअर्स की वजह से ओशो के पास बड़ी मात्रा में पैसे का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ओशो के पुणे आश्रम में एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सेंटर भी था, जहां कपड़े, ज्वेलरी बनती थी और म्यूजिक थिएटर की परफॉर्मेंस भी होती थी। हालांकि आश्रम का मेन इनकम सोर्स ये आर्ट प्रोजेक्ट्स या म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि वो थेरेपी सेशंस थे जो ओशो बाहर से आने वाले फॉलोअर्स को बेचते थे। ये थेरेपी सेशंस उन लोगों को बेचे जाते थे जो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करना चाहते थे। एक फॉलोअर के लिए ओशो के पुणे आश्रम में दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे 1 या सवा घंटे के डायनामिक मेडिटेशन से होती थी, जो 5 स्टेजेस में बटा हुआ था। इस मेडिटेशन के पहले स्टेज की पहली 19 मिनट में तेजी से ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती थी। इसके बाद सेकंड स्टेज में नेक्स्ट 10 मिनट में एक्सप्लोसिव एक्सप्रेशन किए जाते थे, जैसे चिल्लाना, कूदना, रोना, हंसना और नाचना। थर्ड स्टेज की नेक्स्ट 10 मिनट तक तेजी से हाथ ऊपर करते हुए कूदना पड़ता था, जिसमें हो की आवाज निकालनी पड़ती थी। चौथी स्टेज में 15 मिनट तक कंप्लीटली खुद को फ्रीज कर लेना होता था, जिस भी स्टेज में आप खड़े हों। इसके बाद आखिरी स्टेज के 15 मिनट में म्यूजिक के जरिए डांस करते हुए सेलिब्रेशन किया जाता था। इस टेक्निक से लोगों के अंदर दबे हुए इमोशंस को बाहर लाया जाता था और उनके पुराने दबे हुए जख्मों से उनको आजाद कराया जाता था। इसके बाद सुबह करीब 8 बजे ओशो आश्रम के बुद्धा हॉल में आकर करीब 1 घंटे लेक्चर सुनाया करते थे, रिलीजियस टेक्स्ट पर कमेंट किया करते थे और ऑडियंस से सवाल जवाब किया करते थे। किसी से मांगना नहीं है, किससे मांग रहे हो? मालिकों का मालिक तुम्हारे भीतर मौजूद है। इसके बाद पूरे दिन आश्रम में मेडिटेशन सेशन चला करते थे। इन थेरेपी सेशंस के बीच एनकाउंटर ग्रुप्स और तंत्र ग्रुप्स जैसे सेशंस भी आश्रम में चला करते थे। यही ग्रुप्स आगे चलकर ओशो के लिए सारी फसाद की जड़ बनते हैं। दरअसल इन सेशंस का भी वही काम था जो डायनामिक मेडिटेशन का होता था। इसमें लोगों को सोसाइटल नॉर्म से आजाद कराना था, उनके गुस्से को बाहर निकालना था, उनके अंदर की दबी हुई सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालना था, ताकि इंसान सेक्स से ऊपर उठकर निर्वाण की प्राप्ति कर सके। इसके लिए सेक्स को अवॉइड नहीं किया जाता था, बल्कि सेक्स को अपनाया जाता था। जैसे डायनामिक मेडिटेशन में जोर जोर से चिल्लाना, रोना, गाना और नाचना होता था, ठीक वैसे ही एनकाउंटर ग्रुप्स और तंत्र ग्रुप्स में सेक्सुअल एनकाउंटर को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, जिससे पूरे आश्रम में एक अनकहा रिवाज शुरू हो जाता है, जिसमें लोग सेक्स को मेडिटेशन की तरह लेना शुरू कर देते हैं। इसमें नेचुरल ह्यूमन जेलेसी को खत्म करने के लिए ओपन सेक्स और पार्टनर बदल बदल कर सेक्स करने को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। इस सब का मकसद कथित तौर पर सिर्फ एक ही था कि कैसे सेक्स के जरिए सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचा जाए। लेकिन यहीं से ओशो का आश्रम विवादों में आ जाता है। ऐसे कई केसेस सामने आए जिसमें महिला अनुयायियों से उनकी परमिशन के बिना जबरदस्ती सेक्स किया गया। ऐसे ही कुछ केसेस का जिक्र इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार रसेल किंग अपनी बुक रजनीशपुरम इनसाइड द कल्ट ऑफ भगवान में करते हैं। And part of this hands-off approach led to adults having sex with children, sexually abusing children. And it became something that was
prevalent enough that people knew that it was happening. हालांकि इन कुछ मामलों के बाद भी देश और विदेश से हजारों लोग ओशो के पास खींचे चले आ रहे थे। इनमें से बहुत से लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए भी आश्रम में आ रहे थे, जिससे बाहरी दुनिया के काफी लोग ओशो के घोर आलोचक बन जाते हैं। अब केंद्र में मौजूद जनता पार्टी की सरकार ने भी ओशो पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। खासकर जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ओशो से खुश नहीं थे। तो राजनीतिज्ञों के सामने डाकू समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि देख लिया डाकू ने इतनी तो समझ उनमें भी कि मारे मारे फिरो जंगल जंगल और हाथ क्या खाक लगता कुछ और हमेशा जीवन खतरे में। इससे तो राजनीति बेहतर। ये डकैती की आधुनिक व्यवस्था है, प्रक्रिया है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओशो के आश्रम के टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस को कैंसिल कर दिया, जिससे ओशो पर गवर्नमेंट की तरफ से $5 मिलियन की देनदारी की चपत लग जाती है। इसी बीच मई 1980 में एक हिंदू रेडिकल नेता विलास तुप ने ओशो पर जानलेवा हमला कर दिया। विलास तुप का मानना था कि ओशो CIA का आदमी है। इस हमले से जान बचने के बाद ओशो की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है और लोग उन्हें लिविंग लेजेंड मानने लग जाते हैं। 1981 तक आते आते पुणे आश्रम में करीब 30,000 से ज्यादा सालाना विजिटर्स आने लगे, जिसमें से मोस्टली फॉलोअर्स यूरोपियन और अमेरिकन थे। लेकिन फिर अचानक से 10 अप्रैल 1981 को ओशो 3 साल का सेल्फ इम्पोज्ड पब्लिक साइलेंस ले लेते हैं। ओशो ने ऐसा क्यों किया इसका तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उस समय ओशो पर इंडियन अथॉरिटी की तरफ से काफी दबाव था, इसलिए उनकी पूछताछ से बचने के लिए ओशो ने ऐसा किया। इसी सेल्फ इम्पोज्ड पब्लिक साइलेंस के बीच ओशो ने अपना काम संभालने के लिए मां आनंद शीला को अपॉइंट कर दिया, जो आगे चलकर ओशो के एम्पायर की सबसे बड़ी राइट हैंड बनती हैं। आनंद शीला का पुराना नाम शीला सिल्वरमैन था, जो 18 साल की उम्र में ही अमेरिका चली गई थी, जहां से न्यू जर्सी के माउंट क्लियर स्टेट कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में शीला ने मार्क सिल्वरमैन से शादी की और जब 1972 में दोनों भारत आए तभी से वे दोनों ओशो के शिष्य बन जाते हैं। शीला के हस्बैंड को हॉजकिंस लिम्फोमा नाम का कैंसर था और डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास 2 साल से ज्यादा का समय नहीं है, इसलिए दोनों ओशो के मार्ग निर्देशन में आकर सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन स्ट्रेंजली ओशो के पास आने के बाद मार्क 2 साल जीने के बजाय पूरे 8 साल जीते हैं। हालांकि 8 साल के बाद मार्क की मौत हो जाती है। इधर ओशो का पुणे आश्रम भर चुका था और यहाँ और फॉलोअर्स के रुकने की जगह नहीं बची थी। ऊपर से गवर्नमेंट एजेंसीज की ओशो के साथ नोकझोंक चलती रहती थी। तब ओशो इंडिया से बाहर नए आश्रम बनाने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। इसके लिए ओशो शीला और लक्ष्मी को बुलाकर नए आश्रम के लिए जगह ढूंढने के लिए कहते हैं। चूंकि पुणे आश्रम को पहले से ही लक्ष्मी लीड किया करती थी और शीला लक्ष्मी की पोजीशन लेना चाहती थी, इसलिए नए आश्रम की जगह ढूंढना दोनों के लिए अब वर्चस्व को बनाए रखने का एक जरिया बन जाता है। लक्ष्मी ने इंडिया के अंदर ही नए आश्रम के लिए कुछ सजेशन दिए, लेकिन वो ओशो को खास पसंद नहीं आते। वहीं शीला, जो लंबे टाइम तक अमेरिका में रही थी, वो ओशो को अमेरिका के ओरेगन शहर के बारे में बताती हैं। ये जगह ओशो को बहुत पसंद आती है। इस तरह साल 1981 में शीला अमेरिका के ओरेगन शहर में अपने दूसरे पति जॉन सेलर की मदद से $5.75 मिलियन में करीब 64,000 एकड़ जमीन खरीद लेती हैं। ये पूरा इलाका एंटेलोप सिटी के पास था, जिसे बिग मडी रेंच भी कहा जाता था। एंटेलोप की आबादी उस समय ज्यादा नहीं थी और यहाँ सिर्फ 50 लोग रहा करते थे, जिनमें से मोस्टली लोग रिटायर्ड थे। ऐसी जगह पर ओशो अपना नया शहर बसाने वाले थे, लेकिन ओशो और उनके फॉलोअर्स को अमेरिका लाना और यहाँ पर बसाना एक बड़ा टास्क था, जिसका जिम्मा शीला खुद अपने कंधों पर ले लेती हैं। शुरुआत में शीला को ओशो के लिए 6 महीने का मिनिमम वीजा चाहिए था। इसके लिए शीला मेडिकल वीजा अप्लाई करती हैं, जिसकी बदौलत 1 जून 1981 के दिन ओशो फाइनली अमेरिका आ जाते हैं। इससे आगे की कहानी दूसरे एपिसोड में। लेकिन सवाल ये कि आगे अमेरिका में ओशो के साथ क्या होता है? अमेरिका ने ओशो को अरेस्ट क्यों किया? दर्जनों देशों ने ओशो को अपने यहाँ पर शरण देने से इनकार क्यों कर दिया? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ओशो की मौत कैसे हुई? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ओशो पर बनाई हमारी सीरीज के दूसरे एपिसोड में, जो जल्द ही आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। और लास्ट में बात बोल्ट ट्रेड्स की, जहां से आप अपने शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बोल्ट ट्रेड्स बाय लेमन ऐप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।